जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब Pi बराबर XI P0I द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब Pi बराबर XI P0I द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक इतना वाष्पशील है कि वह गैस के रूप में ही रहता है। देखो, राउल्ट ने यह नियम दिया था कि किसी भी विलयन में उसका वाष्प दाब जो होगा वो उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होगा। यही यहाँ पर लिखा गया है। और किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में अगर बताया जाए तो किसी द्रव में अगर कोई गैस इतना वाष्पशील है कि वह द्रव में भी गैस ही अवस्था में रहता है, तो उसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया था P बराबर KH(X). तो हेनरी ने क्या नियम दिया था, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी द्रव में किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। यानी P बराबर KH(X). तो यहाँ से राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, यहाँ ये हेनरी का नियम है, ये हेनरी का नियम है। उन्होंने ये फार्मूला दिया है Pi बराबर XI P0I, और ये हेनरी का फार्मूला है P बराबर KH(X). अब यदि हम राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की तुलना करें तो ये देखा जाता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बस अंतर सिर्फ है तो केवल समानुपाती स्थिरांक का। अंतर है तो समानुपाती स्थिरांक का। हेनरी का समानुपाती स्थिरांक KH और राउल्ट का समानुपाती स्थिरांक P0 है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति में दोनों स्थिरांक के मान बराबर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन और उनका वाष्प दाब। ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन और उनका वाष्प दाब। विलयनों का एक अलग महत्वपूर्ण वर्ग द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों का है। उदाहरण के लिए जैसे अगर सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, ग्लूकोज, यूरिया और शर्करा जैसे चीनी हो गया, इसको हम जल में घोलें तो इसका जो विलयन बनेगा
सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज या यूरिया या शर्करा को अगर जल में घोलें तो इसका जो विलयन बनेगा, और आयोडीन, गंधक, इनके जैसे ठोसों को कार्बन डाइसल्फाइड में अगर घोलें तो इसका जो विलयन बनेगा, इन दोनों विलयनों के जो कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन, गंधक जैसे ठोस को घोले हैं और जल में नमक या ग्लूकोज को घोलने वाले, इन दोनों विलयनों में इन दोनों विलयनों के कुछ भौतिक गुण जो होते हैं वो शुद्ध विलायकों से बहुत ही अलग होते हैं। शुद्ध विलायक का मतलब ऐसा विलायक जिसमें कुछ भी घोला ना गया हो, उसको हम शुद्ध विलायक कहेंगे। जैसे पानी है, उसमें कुछ भी ना घोलें तो उसे शुद्ध विलायक कहेंगे। नमक डाल दिए तो वो विलायक अशुद्ध हो गया। तो इन दोनों विलयनों के कुछ भौतिक गुण बहुत अलग होते हैं। और वो कौन से भौतिक गुण हैं जो बहुत अलग होंगे? तो वाष्प दाब। जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है कि जो शुद्ध विलायक होते हैं उनका वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होता है। अगर उनमें कुछ हम नमक या कुछ मिला देते हैं, विलायक में कुछ मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी दिए गए ताप पर जो द्रव वाष्पित होता है तथा साम्यावस्था पर दाब की वाष्प का द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब क्या कहलाता है? साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प का द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब इसे ऐसे समझो, साम्यावस्था पहले समझ लो। साम्यावस्था जो होता है, अगर किसी बर्तन में पानी भर के उसको बंद कर दिया गया है तो जब हम बोतल को खोलते हैं तो थोड़ा सा फुस करके आवाज़ निकलती है। तो अगर किसी बर्तन में बंद बर्तन है, उसमें पानी है या कोई भी द्रव है, तो जब द्रव की ये आदत होती है कि वह वाष्पन करता रहता है, उसकी ऊपरी परत से वाष्पित होता रहता है। तो द्रव जब वाष्प बनेगा तो अगर बंद बर्तन है तो उसका वो ऊपर ना जाके उसी ऊपर वाले जो बंद बर्तन है उसी दीवार में रुक जाएगा। तो द्रव वाष्प बना और वाष्प बन के तो जब ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर फिर वो संघनन होके फिर वो पानी बन जाएगा और दोबारा फिर वो जो है क्या कहते हैं उसी द्रव में लौट आएगा। तो जब वाष्प बनने की क्रिया, जितनी मात्रा में वाष्प बने उतने मात्रा में दोबारा जब पानी बनेगा वाष्प तो उसको संघनन कहते हैं। तो जब वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया बराबर हो जाती है तब हम उसको कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर जो द्रव वाष्पित हो रहा है उसके द्वारा तो जो वो वाष्प रहेगा उसके अंदर, बर्तन के अंदर, वो द्रव की ऊपरी परत पर कुछ ना कुछ दाब डालेगा, उसी को वाष्प दाब कहा जाता है। साम्यावस्था पर द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाएगा। अब देखते हैं कि शुद्ध द्रवों की, शुद्ध अगर द्रव है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई है तो उसकी जो सतह होती है वो केवल और केवल द्रव के अणुओं के द्वारा ही घिरी रहेगी। अब इसे आप यहाँ पर फिगर बनाए, इससे समझिए। ये शुद्ध विलायक है और ये इस शुद्ध विलायक की ऊपरी परत है और इसमें जितने भी ऊपर के कण दिख रहे हैं ये सारे के सारे विलायक के ही कण हैं। तो यहाँ वाष्पन की मात्रा तेज होगी। ये विलायक में कुछ विलेय डाल दिया गया है। ये विलायक है, इसमें कुछ विलेय डाल दिया गया तो ये विलयन बन गया। अब ये विलायक ना रह के पूरा का पूरा ये विलयन बन जाएगा पूरा। तो इस विलायक में के ऊपरी परत में इस विलायक के ऊपरी परत में ये जो
काले कलर का दिख रहा है, नीले कलर का, वो विलायक का कण है। जो हरे कलर का दिख रहा है वो विलेय का कण है। तो इसके ऊपरी परत में विलायक व विलेय के दोनों के कण हैं, जबकि इस शुद्ध विलायक जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही कण हैं। तो अगर सिर्फ विलायक के कण रहेंगे तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा, वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और क्योंकि इसके चारों ओर विलायक के ही कण घिरे रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि अगर शुद्ध जो है शुद्ध द्रव की सारी सतह द्रव के अणुओं द्वारा ही घिरी रहती है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, विलयन बनाया, अवाष्पशील विलेय डालकर विलयन बनाया जाए, तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। अगर उसमें अवाष्पशील विलायक मिलाया गया है तो जो अवाष्पशील रहेगा उसका तो वाष्प बनेगा ही नहीं, तो वाष्प दाब भी नहीं होगा। दिए गए ताप पर विलयन का यह वाष्प दाब शुद्ध विलायक दिए गए ताप पर विलयन का यह वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्यों? क्योंकि विलयन की सतह पर विलेय व विलायक, विलयन की सतह पर विलेय व विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं। इसलिए सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है, और इसी के कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी घट जाती है और विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। जितने अधिक अवाष्पशील विलेय की मात्रा रहेगी उतना ही कम उसका वाष्प दाब रहेगा। जैसे 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम 1 मिनट 1 किलोग्राम जल में 1 मोल सुक्रोज मिलाने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग उतना ही होता है जितना कि 1 किलोग्राम जल में 1 मोल यूरिया को मिला दें। तो देखो, राउल्ट नियम को सामान्यतः इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही राउल्ट ने कहा था कि विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो अब यहाँ हम द्विअंगी विलयन के बारे में में विलायक को 1 व विलेय को 2 से व्यक्त करते हैं। जब द्विअंगी विलयन होता है, विलायक को 1 और विलेय को 2। जब विलेय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक के अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब का कारण भी विलायक के अणु ही होते हैं। यदि P1 जो है वो विलायक का वाष्प दाब और X1 जो है वो विलायक का मोल अंश है, तो P0 A इसकी शुद्ध अवस्था विलायक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो, क्योंकि जब शुद्ध अवस्था में रहेगा तो उसका जो वाष्प दाब रहेगा मैक्सिमम रहेगा। P0 इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो। तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 is proportion to X1।
जब प्रोपोर्शन टू हटेगा तो राउल्ट का नियतांक क्या है, P0 है। P1 इज इक्वल टू x1 P01 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2.2 है। अब हम लोग आगे देखते हैं। वहाँ पर हमने जो बताया था वो समानुपाती स्थिरांक था P01। P01 क्या था, समानुपाती स्थिरांक, जो कि विलायक के वाष्प दाब P01 के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब व मोल अंश प्रभाज के मध्य खींचा गया आरेख ऐसे एक सीधी लाइन इस तरह से प्राप्त होता है। अब ये ग्राफ है, जैसा कि हमने ग्राफ बनाना पहले ही बता दिया है। अगर कोई विलयन सभी सांद्रण के लिए राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसका वाष्प दाब एक सरल रेखा में शून्य से लेकर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ता है। ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस पे मोल प्रभाज है और इस पे वाष्प दाब है। तो ये 0 से लेकर, देखो इधर मोल अंश बढ़ रहा है तो इधर वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ मोल अंश अगर ग्राफ पर देखो तो, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ जो मोल अंश होगा वो होगा ये, यहाँ मोल अंश होगा तो इसका वाष्प दाब भी यहाँ होगा, ये इतना, ये वाष्प दाब होगा। और यहाँ मोल अंश सबसे अधिक है, 1 है, तो यहाँ पे वाष्प दाब भी सबसे हाई है, P0 है। ये है ग्राफ। अब इसके आगे हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।